नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य हैं संजीव सान्याल। संजीव सान्याल ने कहा है कि जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है वो विकसित भारत बनाने की राह में सबसे बड़ी अड़चन है। उन्होंने न्याय निर्माण 2025 सम्मेलन के दौरान कहा कि न्यायपालिका और कानूनी इकोसिस्टम, विशेषकर न्यायिक तंत्र, अब विकास की राह में सबसे बड़ा अवरोध बन गए। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद का एक सदस्य ये कह रहा है कि न्यायपालिका, न्यायिक तंत्र विकास की राह में रोड़ा बन गया है। इसका क्या मतलब है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका चूंकि सरकार के एजेंडे पर उस तरह से नहीं चल रही है जैसी वो चाहते हैं, और इसलिए देश विकास नहीं कर पा रहा है, विकास के कार्यों में, विकास योजनाओं में देरी हो रही है, मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। अब ये एक पूरा सोच जो है वो बताता है कि ऐसे समय में जब हम सब मानते हैं कि भारतीय न्यायपालिका अब काफ़ी हद तक सत्ता के साथ चल रही है, सत्ता की मददगार बन गई है, सत्ता के गलत सही कामों को सही ठहराने वाली बन गई है, उस न्यायपालिका से क्या सरकार ये उम्मीद कर रही है कि वो पूरी तरह से उसके चरणों में बिछ जाए, उसके हिसाब से ही फैसले सुनाए, वो जो कुछ भी करे उस पर अपना ठप्पा लगा दे, मुहर लगा दे, उस पर सवाल न खड़ा करे, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर घोटाला हो रहा हो, चाहे राफेल की डील का मामला हो, चाहे कोविड में लॉकडाउन और जिस तरह से सरकार ने लापरवाहियां की उस पर पर्देदारी का मामला हो, या ऐसे बहुत सारे मामले हैं, पीएम केयर फंड हो, धारा 370 हो, एक के बाद एक दर्जनों ऐसे मामले हैं, अयोध्या का राम मंदिर हो। तमाम मामलों में वो न्यायपालिका से जो उम्मीदें कर रही थी उसमें वो पूरी तरह से खरी उतरती आई है। फिर क्या वो कमिटेड जुडिशरी चाहती है, पूरी तरह से नतमस्तक न्यायपालिका, न्यायिक तंत्र चाहती है। इसलिए उसके सलाहकार इस तरह की बात कर रहे हैं कि न्यायिक तंत्र ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम विकसित राष्ट्र बना सकें। अब ये कितनी चिंता की बात है, लेकिन ये अकेले नहीं हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। इस तरह की बात करने वाले प्रधानमंत्री के सलाहकारों की टीम में कई मेंबर हो चुके हैं और लगातार इस तरह की टीका टिप्पणियां आती रही हैं जो बताती हैं कि ये सरकार निरंकुशतावादी है। ये कोई एक ऐसी व्यवस्था चाहती है जिसमें प्रधानमंत्री एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर सकें, जैसे चीन के राष्ट्रपति करते हैं, शी जिनपिंग, या पुतिन करते हैं, रूसी राष्ट्रपति करते हैं। वो इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं क्या, जिसमें जो पूरी व्यवस्था उनके चरणों पर नतमस्तक हो। संजीव सान्याल आज न्यायिक व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि एक अमिताभ कांत हुआ करते थे, जो नीति आयोग था, उसमें वो सीईओ होते थे, और सीईओ होने के दौरान ही उन्होंने कहा था कि देश में बहुत ज़्यादा लोकतंत्र है। अंग्रेज़ी में उन्होंने जो कहा था, मैं उसको वैसे ही कह देता हूँ, टू मच डेमोक्रेसी है। उनके हिसाब से भारत में ज़्यादा लोकतंत्र है, इसलिए जो सरकार है वो वैसा काम नहीं कर पाती है जैसा उनको करना चाहिए। यानी अगर भारत में लोकतंत्र कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो सरकार ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेगी, जैसे कि चीन की सरकार काम कर रही है, या रूस की सरकार काम कर रही है, या दूसरे देशों में जहां अधिनायकवादी तानाशाही है वहां की सरकारें काम करती हैं, या वहां का जो सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति है वो जो चाहता है वो कर लेता है, इसलिए वो देश विकास करते हैं। अब ये अमिताभ कांत कह रहे हैं, ये देखना चाहिए कि दुनिया भर में किसी भी देश की प्रतिष्ठा को नापने का एक पैमाना ये भी होता है कि उस देश में कितना लोकतंत्र है। जिस देश में जितना लोकतंत्र होता है, ये माना जाता है कि वहाँ का समाज उतना ही स्वस्थ होगा, वहाँ की व्यवस्था उतनी ही जवाबदेह होगी, उतनी ही पारदर्शी होगी
और उतने ही जनहितकारी होगी। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है और उसमें अमिताभ कांत ने कहा कि टू मच डेमोक्रेसी है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत में जो डेमोक्रेसी के मामले में जो भारत की स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि देश दुनिया भर में जो 60 के आसपास लोकतांत्रिक देश हैं उसमें उसकी स्थिति बहुत ख़राब है और पिछले 10 सालों में वो लगातार गिरती गई है। यानी अमिताभ कांत जो चाहते थे वो हो रहा था। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी तो भारत का स्थान दुनिया में जो लोकतांत्रिक देशों की सूची बनती है क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी के आधार पर, उसमें भारत का स्थान 27वां था और उसकी रेटिंग थी 7.92, 8 से थोड़ा कम थी। और उसके बावजूद उसे फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा गया था, दोषपूर्ण लोकतंत्र कहा गया था। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें थी, जैसे मजबूत चुनाव प्रक्रिया थी, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत था और असमानता भी बहुत थी। और जो उस समय वैश्विक औसत स्कोर था 5.52, उससे लेकिन बेहतर था, 27वां स्थान था, कंपैरेटिवली बेहतर था। लेकिन 2024 में जब ये रैंकिंग आई तो भारत 27वें स्थान से फिसलकर 41वें स्थान पर पहुंच गया और उसकी रेटिंग 7.92 से गिरकर 6.91 हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि 2025 में ये 1 पॉइंट और नीचे आएगी, 41 के बजाय 42वें 43वें स्थान पर पहुंच जाएगा भारत। तो भारत में लोकतंत्र की लगातार गिरावट हो रही है मोदी राज में। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कह रहे हैं, भारत सरकार तो कभी ये स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि उसका ये सोच ही है कि नकारो, ये नहीं देखेंगे कि भारत में, और तमाम हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे संवैधानिक संस्थाओं का पतन हुआ है, मीडिया का पतन हुआ है, चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव चोरी में शामिल दिख रहा है और सरकार संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। संसद में जो मनमानियाँ करनी होती है वो करती है। अगर 2024 के पहले माने तो बिल्कुल कर रही थी, थोड़ी सी लगाम लगी है जब से 240 पर जाकर टिकी है बीजेपी और एक उसे वैसाखी वाली सरकार चलानी पड़ रही है। तो एक संजीव सान्याल हैं, दूसरे अमिताभ कांत हैं। ये दोनों को मिलाकर देखें तो एक कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था, न्यायिक तंत्र हमारे विकास में बाधा बन गया है, और दूसरा कह रहा है कि लोकतंत्र हमारे विकास में बाधा बन गया है, बहुत ज़्यादा लोकतंत्र है, जबकि लोकतंत्र कम होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। एक तीसरा और बयान मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अरविंद पनागरिया एक समय मोदी सरकार के बहुत बड़े सलाहकार थे और आर्थिक सलाहकार थे, जाने माने अर्थशास्त्री हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े हिमायती हैं। उन्होंने हाल में ये कहा कि भारत के विकास में चुनाव बहुत बड़ी बाधा है। आप समझ रहे हैं, आप चुनाव को बाधा बताने लगे हैं। अब हालांकि वो सलाहकार नहीं है, लेकिन ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच किस तरह का था, उन्होंने कैसे कैसे सलाहकार चुने थे, इकट्ठे किए थे, और उनमें से कुछ चले गए हैं, कुछ अभी हैं, और कुछ जो आएंगे वो भी इसी लाइन पर आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि ये जो चुनाव व्यवस्था है वो मुश्किलें पैदा कर रही है सरकार के कामकाज में। चुनाव तो दुनिया भर में होते हैं और चुनाव का चक्र चलता रहता है। अमेरिका में भी एक बार में सारे चुनाव नहीं होते। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, अगले साल फिर मिड टर्म इलेक्शन है, फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन अरविंद पनागरिया उसको दोषपूर्ण बता रहे हैं। इसके पहले यही व्यवस्था थी जब भारत में 8-9% की विकास दर दर्ज की गई थी, तब भी चुनाव हो रहे थे, तब भी विकास हो रहा था। तो ये एक तरह का ये कहना चाहिए कि बहाना ढूंढा जा रहा है, एक्सक्यूज़ ढूंढा जा रहा है कि विकास की रफ्तार मोदी सरकार के दौरान जो गिरी है, घटी है, जो 8-9% से 6-6.5% हो गई, और जो असल में ये आंकड़ों की बाज़ेगारी को हटा दें
और असली अर्थशास्त्रियों की माने तो वो 2.5-3% पर जाकर टिक गई है। मतलब लगभग 1/3 हो गई है, जो विकास दर 2014 के पहले तक एवरेज भी माने तो उसकी आधी से भी कम हो गई है। तो ये स्थिति मोदी सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है, मिस गवर्नेंस की वजह से हुई है, और उनकी प्राथमिकता अब देखिए चुनाव को दोष दे रहे हैं, लेकिन पहले चुनाव होते थे लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री अपने को चुनाव में झोंक नहीं देता था। 5 साल वो केवल चुनावी मोड में नहीं रहता था। हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनको हर वक्त चुनाव 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 ही सूझता है, यानी अगर युद्ध भी करना हो तो वो चुनावी मैदान में पहले उसकी घोषणा करेंगे। कोई भी स्कीम लॉन्च होनी होगी तो बजाय संसद को बताने के, बजाय उसको आपस में डिस्कस करने के, सीधे इस तरह से अनाउंस किया जाता है। जैसे जीएसटी का लीजिए, जीएसटी के तथाकथित सुधार उन्होंने लाल किले से अनाउंस किए क्योंकि उसका चुनावी फायदा उठाना था बिहार के चुनाव में। ये एक प्रवृत्ति अगर किसी नेता और किसी पार्टी की बन जाती है तो उसे चुनाव बाधाएं दिखने लगती हैं। अगर उस सरकार की प्रवृत्ति में ये होता है कि वो जो फैसले कर रही है उसको कोर्ट में चैलेंज ना किया जाए, वो जो कर रही है सही कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो न्याय व्यवस्था में उसको विश्वास नहीं है, वो उसको बदलना चाहती है। लोकतंत्र में अगर उसको खोट नज़र आ रहा है और लोकतंत्र उसकी वजह से लगातार नीचे ही नीचे गिरता जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार किस सोच की है, किस तरह से काम कर रही है और इस देश को किस दिशा में धकेल रही है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय मतदाताओं ने एक सबक सिखाया था प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी सरकार को। सबक क्या सिखाया था कि हम संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें लोकतंत्र प्यारा है। और आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव में पूरा जो चुनावी मुद्दा था वो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के आसपास इकट्ठा हो गया था, और ये माना जा रहा था कि 400 का आंकड़ा जो मोदी सरकार और बीजेपी बार बार दोहरा रही है, उसका एकमात्र मकसद संविधान को बदलना है, क्योंकि ये संविधान हिंदू राष्ट्र के अनुकूल नहीं है। इसकी वजह से हिंदू राष्ट्र बनाना मुश्किल हो रहा है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदुओं की सोच के हिसाब से, आम हिंदुओं की नहीं, कट्टरपंथी हिंदुओं, सवर्ण हिंदुओं की सोच के हिसाब से, जो मानते हैं कि देश में वर्ण व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है और जो मनु स्मृति को संविधान का आधार बनाना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि कुछ इस तरह के संविधान बनाए गए और उनको बाकायदा सभाओं में दिखाया गया कि हमने संविधान तैयार कर लिया है, हम इसको लागू करेंगे। तो 400 का आंकड़ा जब सरकार चाह रही थी तो उससे वो संदेह पैदा हुआ था, और फिर पार्टी के कुछ नेताओं ने इस तरह के बयान भी दिए थे कि हम संविधान बदल देंगे। तो जनता के दिमाग में, मतदाताओं के दिमाग में ये घुस गया कि ये सरकार संविधान को बदलना चाहती, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। और चूंकि ये सरकार इस तरह के काम करती रही है, और बल्कि बीजेपी की पिछली सरकार ने भी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, उसने भी ये कोशिश की थी, वो कामयाब नहीं हुई थी। अब तो बहुमत था तो इसलिए उस पर कोशिश लगातार करते रहे। अब जब उनके सलाहकार इस तरह के बयानात देते हैं तो ये लोगों का शक और बढ़ जाता है, उनके अंदर ये भय और बढ़ जाता है कि हो ना हो ये सरकार चाहती है कि संविधान बदल दे, लोकतंत्र का गला घोंट दे, मीडिया का गला तो घोंटा जा चुका है, और न्याय तंत्र को इस तरह से अपनी मुट्ठी में कर ले कि जो चाहे, जो फैसला वो चाहे उसी तरह के फैसले हों। और न्यायपालिका एक जो लोकतांत्रिक समाज में, धर्मनिरपेक्ष समाज में जिस तरह से उसका बर्ताव होना चाहिए वो बर्ताव न कर सके। तो हर संवैधानिक संस्था की सवारी करना चाहती है मोदी सरकार, उसकी लगाम, उसका अंकुश अपने मुट्ठी में रखना चाहती है और उसे अपने हिसाब से दौड़ाना चलाना चाहती है, अपने एजेंडे के हिसाब से। ये 3 जो उनके सलाहकार रहे हैं, एक तो वर्तमान है, 2 पूर्व सलाहकार हैं, इन तीनों के बयानों को आप इस संदर्भ में जोड़ कर देखिए तो ये बात और पुष्ट हो जाती है कि इस सरकार का सोच
रवैया क्या है और वो इस देश को कहाँ ले जाना चाहती है। अगर मोदी जी को पिछले चुनाव में 400 सीटें मिल गई होती, 350 सीटें मिल गई होती, तो इस देश का मुकद्दर क्या होता, इस देश में आज क्या हो रहा होता, जरा इसकी कल्पना कर लीजिए। ये देश आज वैसा तो नहीं होता, विपक्ष तब बिल्कुल ख़त्म हो गया होता। आज विपक्ष ठोस विपक्ष है, ताकतवर विपक्ष है और सरकार की खामियों को जनता के सामने ला रहा है। उसमें इतना दम आ गया कि बता सकता है कि कहाँ कहाँ चुनाव आयोग ने चुनाव चोरी में सरकार की मदद की, भारतीय जनता पार्टी की मदद की, उसके आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है और बेनकाब कर रहा है सरकार को। अगर किसी तरह से 350-400 सीटें आ गई होती मोदी सरकार की, तो आप सोचिए ये देश पूरी तरह से तानाशाही में तब्दील हो चुका होता और हंटर से चलहाका जा रहा होता। न्यायपालिका भी हंटर के नीचे होती, चुनाव आयोग वगैरह ने तो सबने पूर्ण समर्पण कर ही दिया है और विपक्ष नामक संस्था होती ही नहीं। तो जो चाहे जैसे चाहे वो सरकार करती और फिर ये संविधान भी बदल दिया जाता बड़ी आसानी से, क्योंकि जो संविधान बदलने के नियम है वो उसमें ये गुंजाइश है कि आपके पास अगर 3/4 बहुमत आ जाए तो आप ये भी काम कर सकते हैं। तो उस दिशा में भी वो कदम उठा देते। तो ये खतरे की घंटी है संजीव सान्याल का बयान, और जो पहले के बयान हैं इनको अपने दिमाग में बैठा के रखना चाहिए कि ये सरकार भले ही कुछ कहे, संविधान को माथे से लगाए या संसद की सीढ़ियों पर माथा टिका दे, लेकिन इसकी निष्ठा न संविधान में है न संवैधानिक संस्थाओं में है। ये पूरी तरह से अपनी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।